हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन का सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन को हम लोग जितने भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ठीक है। सेकंड है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, और थर्ड है बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें सबसे पहला है बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ठीक है ना। क्वांटिटी के आधार पे जैसे कि क्या क्या मेज़र करते हैं। सबसे पहला वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो वोल्टेज कैसे मेज़र करते हैं? वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट करंट हम कैसे मेज़र करते हैं? एमीटर से। थर्ड पावर विच इज़ V इंटू आई, तो इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? वैट मीटर से। फोर्थ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को हम मेज़र करते हैं एनर्जी मीटर से। एंड फिफ्थ पावर फैक्टर को हम लोग मेज़र करते हैं पावर फैक्टर मीटर से। तो क्वांटिटी के बेस पे हम लोग वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर मेज़र करते हैं। सेकंड है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के आधार पे क्या क्या है? जैसे सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट के आधार पे, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट पे चलता है, ठीक। दूसरा है जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे चलता है। तीसरा है इंडक्शन इफ़ेक्ट, और फोर्थ है हीटिंग इफ़ेक्ट। ओके, तो ये 4 इफ़ेक्ट है जिस कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे चलता है। ओके, तो ये 4 तरह के प्रिंसिपल है जिन पे वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट हो सकता है, एंड देन इंडक्शन इफेक्ट हो सकता है, और हीटिंग इफेक्ट। बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन में ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन के आधार पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे पहला आता है PMMC, जिसको एज ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। देन EMMC, जिसको एज ए वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वैट मीटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है मूविंग आयरन, इसको हम एमीटर एंड वोल्ट मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ है ओम मीटर, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस मेज़र के लिए करते हैं। देन फिफ्थ है मेगर, जिसको हम लोग बेसिकली हाई रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हम लोग सब स्टेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सब स्टेशंस में यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, डाटा रिकॉर्डिंग के लिए। सेकंड मैग्नेटिक टेप,
थर्ड, कॉकपिट में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली प्लेन्स के कॉकपिट में, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं। कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर, देन ECG, एरिथमिया क्लस्टरिंग, ठीक है, हार्ट बीट के लिए यूज़ होता है। देन स्टोरेज, CRO में यूज़ करते हैं। तो इतने तरह का रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखते हैं। और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिंगल फेस एनर्जी मीटर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टाइप मतलब वो समय के साथ आपके एनर्जी को क्या करता है, वो जितना पावर कंज्यूम कर रहे हो, जितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसको मेज़र करता है, ठीक है। तो वो जितना आप चलाओगे उसके हिसाब से वो उसको इंटीग्रेट करते चल जाएगा। सेकंड, 3 फेस एनर्जी मीटर, ठीक है। ये सिंगल फेस के लिए यूज़ होता है, जो कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए इसको बेसिकली यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल के लिए। नाउ इसमें हम थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम 2 तरह का वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं। सबसे पहला DC और दूसरा AC, ओके। तो DC कैसा वैल्यू है, DC एवरेज वैल्यू को हम मेज़र कर रहे हैं, और दूसरा AC RMS वैल्यू को। नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं PMMC मीटर के बारे में, ठीक। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि PMMC मीटर में जो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब एक मीटर है, वहाँ पे तुम कुछ भी इनपुट दोगे तो वो मीटर रीड करेगा, तो वो मीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, ओके। तो वो जो डिफ्लेक्ट करता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ करंट पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट, या सिर्फ ये क्या करेगा, पॉजिटिव करंट को रीड करेगा, ओके। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव मीटर रहता है तो पॉजिटिव करंट को यहाँ पे रीड करेगा। और TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। AC में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी होगा और करंट फिर नेगेटिव वैल्यू भी देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ करंट पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है और नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है। तो यहाँ पे जो नेट करंट का वैल्यू तुमको शो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो तुम्हारा क्या डिनोट करेगा, 0, ठीक है। यानी कि नेट टॉर्क जो रहेगा वो तुम्हारा डिनोट करेगा 0। इसलिए हम लोग PMMC को सिर्फ DC के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम AC के लिए यूज़ करेंगे तो वो क्या देगा, नेट टॉर्क 0 देगा। मतलब PMMC मीटर सिर्फ DC के लिए यूज़ होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंटर है वो AC में क्यों नहीं काम करता है, DC में क्यों काम करता है। नेक्स्ट है इसी में EMMC मीटर, ओके। तो EMMC मीटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो होता है I² पे, ठीक है, I² पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। तो वो तुमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, I² भी करोगे तो तुम पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू I²। तो ये पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। और अगर तुम्हारा करंट का वैल्यू नेगेटिव होगा तब भी तुम I² करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू वो तुम्हारा शो करेगा। यानी कि इसका जो नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू TD RMS, ठीक, वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग EMMC मीटर को किस में यूज़ करते हैं, हम लोग इसको DC में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको DC में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको AC में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट दैट PMMC यूज्ड टू मेजर DC वैल्यू और इंडक्शन टाइप is used
to measure both AC and DC value. सेकेंड पॉइंट है वन एंड वन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग PMMC मीटर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे वन एंड वन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है तो PMMC मीटर होगा, विच रीड ओनली एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो PMMC मीटर किस तरह का वैल्यू रीड करता है, किस तरह का DC वैल्यू रीड करता है, एवरेज वैल्यू रीड करेगा उसका, और जितना भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट विल रीड RMS वैल्यू, ठीक, RMS वैल्यू वो रीड करता है। तीसरा, नाउ थर्ड पॉइंट इज PMMC क्या मेज़र करता है, DC, राइट। अगर हमको AC मेज़र करना है इस मीटर से तो हमको क्या चाहिए, एक रेक्टिफायर सर्किट। तो एक सपोज करो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें हम AC सिग्नल देंगे और फिर ये देंगे PMMC मीटर में, तो जो PMMC रीड करेगा वो रीड करेगा RMS वैल्यू ऑफ AC इनपुट। कैसे, जो इसका रीडिंग आएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको कैलिब्रेट करेंगे, ये डायरेक्टली तुमको रीडिंग नहीं देगा। इसका जो भी तुम्हारा रीडिंग आएगा उसको हम इसके फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये तुमको RMS वैल्यू ऑफ AC सप्लाई रीड करके बताएगा। रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर इनटू रीडिंग ऑफ PMMC मीटर। तो हम PMMC मीटर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलिब्रेट कर रहे हैं। नाउ इस कैलकुलेशन में हाफ वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.54। फुल वेव का 1.11। अगर स्क्वायर वेव रहा तो 1, अगर सॉ टूथ वेव रहा तो 1.154, ओके। ये इसका फॉर्म फैक्टर रहेगा हाफ वेव, ओके। तो हाफ वेव रहा तो 1.54, फुल वेव रहा तो 1.11, तो स्क्वायर वेव रहेगा तो 1 और सॉ टूथ वेव रहेगा तो 1.154 इसका फॉर्म फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म फैक्टर को जो PMMC मीटर में रीडिंग आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कैलिब्रेट हो जाएगा, जिससे हमको रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा, मतलब कि हम AC इनपुट जो दे रहे हैं उसका RMS वैल्यू हमको पता चलेगा। नाउ अगला है कंट्रोल टॉर्क। तो देखो कंट्रोल टॉर्क हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो एक मीटर है हमारा, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तुम जैसे जैसे तुम इनपुट देते हो वैसे वैसे ये मीटर क्या करेगा, तुम्हारा रीडिंग लेगा, राइट। इस मीटर में जैसे जैसे तुम इनपुट दोगे वैसे वैसे ये रीडिंग बताएगा तुम्हारा, ओके। एक सर्टेन पॉइंट पे सपोज करो जो तुम इनपुट दे रहे हो वो है 40 वोल्ट, ठीक है, 40 वोल्ट, ओके, वोल्ट मीटर है। तो ये 40 पे जाके स्टे कर जाना चाहिए, 40 के आगे नहीं जाना चाहिए। तो जब तुम 40 वोल्ट दोगे उतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या होगा, ये पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये 40 पे ही रुक जाए, इसके लिए क्या चाहिए हमको, सपोज करो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक काउंटर टॉर्क या कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो जितना यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा उतना ही अगर कंट्रोल टॉर्क रहा तो ये पॉइंटर क्या होगा, यहीं पे स्टे कर जाएगा,
राइट। और ये कंट्रोल टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, ये स्प्रिंग की वजह से। तो कंट्रोल टॉर्क क्या कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वेट कर रहा है एक सर्टेन पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर तुम वैल्यू निकाल रहे हो। तो देखो कंट्रोल टॉर्क हम कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट में सबसे पहला है हेलिकल स्प्रिंग। ओके, हेलिकल स्प्रिंग। तो सपोज करो एक स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरीके से, जितना तुम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे उतना ये क्या होगा, स्प्रिंग का लेंथ इलेबरेट करेगा। ओके, सपोज करो स्प्रिंग का लेंथ था स्टार्टिंग में L, तो जितना तुम टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाओगे उतना ये लेंथ क्या होगा, इलेबरेट करेगा। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। सो ई इक्वल टू, स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाई टोटल लेंथ। नाउ वी ऑल नो restoring force is directly proportional to displacement of spring। ठीक है, तो जितना ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है, जब भी हम स्प्रिंग को एलाबरेट करते हैं, जब भी हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो ओरिजिनल शेप में चला जाता है, यानी कि उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। सो रीस्टोरिंग फोर्स is equal to K into lambda, where K is constant. Okay, K is called spring constant, and K is equal to restoring force by lambda. Spring constant is equal to restoring force by lambda. ठीक, next is spiral spring. okay, हम क्या कर रहे हैं, एक बेस ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्प्रिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं। इस स्प्रिंग के अकॉर्डिंग एक पॉइंटर लगाया है जो डिफ्लेक्ट होता है इनपुट के देने के बाद। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। तो जैसे हम इनपुट देंगे ये क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और अपोजिट साइड से क्या होगा, काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये काउंटर टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि मेरा मीटर रीड करके करेक्ट वैल्यू दे। नाउ यहाँ पे जो रिजॉल्विंग टॉर्क है शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हेलिकल स्प्रिंग में क्या था, चेंज ऑफ लेंथ, वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे थे हम लोग, चेंज ऑफ लेंथ देख रहे थे। उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग लगा था उसी डायरेक्शन में वो अपना शेप चेंज कर रहा था। यहाँ पे किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। सो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल थीटा के। टी
टी सी इज डायरेक्टली शुड बी इक्वल टू के इंटू थीटा। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, के या के सी लिखते हैं, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा, ओके। तो अगर हेलिकल स्प्रिंग में हम लोग क्या देखे थे, हेलिकल स्प्रिंग में हेलिकल स्प्रिंग में हम लोग क्या देखे थे, मेरा जो स्प्रिंग कांस्टेंट था दैट इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हेलिकल स्प्रिंग में और स्पाइरल स्प्रिंग में। Now in PMMC and EMMC स्प्रिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल टॉर्क के लिए, वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पहला तो कंट्रोल टॉर्क के लिए और दूसरा लेड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना रहता है, या इनके कुछ केस में बेरिलियम कॉपर का भी बना होता है। तो सबसे पहला ये इंस्ट्रूमेंट में एज ए लेड यूज़ होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग जो है मेरा वो एज ए लेड काम कर रहा है। तो जब हम इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, कि जब भी हम इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, एक स्पाइरल स्प्रिंग ऐसे किस तरह से काम कर रहा है, लेड की तरह काम कर रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और इसमें पॉइंटर जो है वो ज़ीरो रीड करेगा। और तीसरा, दिस प्रोवाइड कंट्रोल टॉर्क, ओके। तो सबसे पहले कि ये कंट्रोल स्प्रिंग जो है वो लेड की तरह यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट में। जब भी इंस्ट्रूमेंट में व्हेनेवर instrument carry current, one of the controller spring will get break down and pointer will deflect towards 0 and the deflecting torque will become 0, so the pointer will deflect toward 0. and third is it provide control torque, ये PMMC और EMMC के केस में है। सेकेंड है मूविंग आयरन या इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के केस में। इसमें सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए हम लोग कंट्रोल स्प्रिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, ओके। और इसमें क्या होता है, व्हेनेवर द इंस्ट्रूमेंट इज़ कैरिंग करंट द स्प्रिंग विल गेट ब्रेक डाउन, ओके। कभी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, अगर तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी इंस्ट्रूमेंट में करंट आएगा, जब भी व्हेनेवर द इंस्ट्रूमेंट कैरी करंट द कंट्रोल स्प्रिंग विल गेट ब्रेक डाउन, एंड पॉइंटर विल मूव बियॉन्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब भी इसमें अगर स्प्रिंग ब्रेक होता है तो पॉइंटर क्या हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बियॉन्ड पॉइंट करेगा, ओके, उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये सिर्फ कंट्रोल टॉर्क के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको हम।
Now, in case of spiral spring, in case of a spiral spring, controlling torque is equal to EB T cube divided by 12L into theta. तो यहाँ पे E क्या है? That is Young's modulus, which is equal to 12 into 10 to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर, हम किस तरह का स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज. T is the thickness of spring, L is the length of spring, and theta is the deflection in radian. L by T is 3000 and theta is 90 degree for good conductor. Okay, those instruments are good conductor. For that, theta is equal to 90 degree and L by T is 3000. अब हम यहाँ पे एक केस लेते हैं दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा मीटर में उतना ही ज़्यादा तुमको डिफ्लेक्शन दिखेगा. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू थीटा एंड स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क इज इक्वल टू के सी इंटू थीटा. यहाँ के सी क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. सो एट स्टेबल कंडीशन, ठीक है, स्टेबल कंडीशन हम किसको बोल रहे हैं? जिस वैल्यू को तुमको रीड करना है. सपोज करो यहाँ से तुम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाए, इनपुट दिए, डिफ्लेक्ट हुआ पॉइंटर, उतना ही तुम्हारा कंट्रोल टॉर्क होना चाहिए, तभी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तुमको देगा. अगर कंट्रोल टॉर्क कम रहेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? इस पॉइंटर को, सॉरी डिफ्लेक्शन क्या करेगा? इस पॉइंटर को और इधर मूव करेगा, यानी कि तुम्हारा एरर जनरेट होगा. तो स्टेबल कंडीशन में क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, दैट इज KD इंटू आई is equal to KC into theta and theta is equal to KD divided by KC into I. ओके, तो यहाँ पे KC क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट होगा. तो जैसे जैसे तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ते जाएगा, ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट घटते जाएगा, अगर तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट घटते जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा तो क्या होगा? तुम्हारा टॉर्क भी घटेगा, यानी कि ये वाला टॉर्क इधर से जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो स्प्रिंग के ज़रिए वो कम हो जाएगा. अगर ये पॉइंट को रीड करना है तो वो कौन सा रीड करेगा? और इधर चला जाएगा पॉइंटर, इस कहीं यहाँ पे एक वैल्यू दिया होगा उसको वो रीड करेगा. ठीक है, तो अगर कंट्रोलिंग टॉर्क तुम्हारा कम होगा तो तुम्हारा एरर शो करेगा मीटर. तो यहाँ पे अगर केसी का वैल्यू कम हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि तुम्हारा एरर शो होगा यहाँ पे. और यहाँ पे एक और चीज़ है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ओके, तो ये कैसा स्केल तुमको शो कर रहा है? लीनियर स्केल शो कर रहा है. जैसे जैसे तुम्हारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा. ओके, तो ये तुम्हारा कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है. तो ये इसका एडवांटेज है. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें इस तरह के मीटर में, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है दैट थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के सी. ये हमें पता है. अगर के सी का वैल्यू यहाँ पे कम होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा करेगा. तो के सी का वैल्यू कब कम होता है? जैसे जैसे तुम्हारा स्प्रिंग पुराना होगा, जैसे जैसे तुम्हारा स्प्रिंग पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसमें एजिंग इफेक्ट दिखेगा. एजिंग इफेक्ट दिखेगा तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या होगा? और कम होगा और डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा. तो एजिंग इफेक्ट के कारण ये तुम्हारा एरर शो करेगा, क्योंकि एजिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा केसी का वैल्यू कम हो जा रहा है और थीटा का वैल्यू बढ़ जा रहा है. अगर थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एरर शो करेगा. सेकंड है टेम्परेचर
इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट में L at T डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी इक्वल टू L at 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे तुमको भी पता है, जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर चेंज होता है, तुम्हारा स्प्रिंग क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपैंड होगा। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। ओके, और अगर तुम्हारा लेंथ बढ़ जाएगा तो टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा तो स्प्रिंग का टॉर्क क्या हो जाएगा, घटेगा, राइट। अगर तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा तो स्प्रिंग का टॉर्क क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे तुम्हारा स्प्रिंग का टॉर्क घटेगा वैसे वैसे स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। ओके, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर कम होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि फिर से ये एरर शो करेगा, राइट। और तीसरा है इस तरह का मीटर बहुत महंगा होता है। ओके, अगला तरह का जो हम कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल। ये तुम्हारा मीटर है, पॉइंटर है, यहाँ से तुम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हो और इस साइड से तुम कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे हम एक वेट लगा रहे हैं। ये वेट इस डायरेक्शन में कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल टॉर्क मेरा इस तरफ, मतलब मेरा पॉइंटर को इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो इधर इस मीटर में कंट्रोल टॉर्क किधर से लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वेट इस तरफ से लगा रहा है, राइट। सो और ये है लेंथ। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू TC कंट्रोल टॉर्क डिवाइडेड बाई WL, right, and this will be equal to TC divided by KGL। यहाँ पे kg क्या है, ग्रेविटी कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटी कांस्टेंट। और यहाँ पे TC क्या हो जाएगा, कंट्रोल टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट इज़ WL साइन थीटा या kg साइन थीटा। और यहाँ पे kg क्या है, WL विच इज़ कांस्टेंट। इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे इसमें तुमको किसी भी तरह का एजिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो देयर इज़ नो एजिंग इफेक्ट जो तुमको स्प्रिंग कांस्टेंट में दिखता था। दूसरा, टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा, इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट है वो लेस रहेगा कंपेयर टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसमें भी हम लोग सेम केस लेते हैं। इफ़ TD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो TD शुड बी इक्वल टू KD इंटू I। KD क्या है, कांस्टेंट है। एंड अगर ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो TD विल बी इक्वल टू TC, TD इज इक्वल टू KD इंटू I, और यहाँ पे कंट्रोल टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट इज़ KG साइन थीटा। और वी कैन टेल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ KD बाई KG इंटू I, राइट। सो यहाँ पे थीटा क्या है, दैट इज़ साइन इनवर्स ऑफ I। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन इनवर्स ऑफ I। तो ये किस तरह का ग्राफ दे रहा है, नॉन लीनियर दे रहा है। अब देखो नॉन लीनियर में क्या होता है, लीनियर में मेरा ग्राफ ऐसा बनता है, नॉन लीनियर में इस तरह से सपोज करो बन रहा है। तो यहाँ पे जीरो पे, नॉन लीनियर के केस में जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज सबसे पहला तो ये नॉन लीनियर है। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इसका जीरो लेवल
एरर ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़ीरो लेवल पे ज़्यादा एरर ये शो करेगा। इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली जहाँ पे भी वॉल माउंटेड रहेगा, वर्टिकल सरफेस पे वॉल माउंटेड रहेगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, या पैनल बोर्ड पे यूज़ करते हैं, ठीक है, पैनल बोर्ड पे यूज़ करते हैं। और ये क्या कैसा रहना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन रहना चाहिए। तो अभी तक हम दो तरह का टॉर्क देखते हैं, पहला डिफ्लेक्शन टॉर्क और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। डिफ्लेक्शन टॉर्क में मीटर रीड करना स्टार्ट करता है, डिफ्लेक्ट करता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सपोज करो एक मीटर है, वो मीटर का पॉइंटर भी यहाँ पे है, और अभी हमको ये वैल्यू मेज़र करना है, जो कि हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर में देखते हैं। जैसे ही इनपुट देते हैं, पॉइंटर जल्दी से यहाँ पे आता है और फिर क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है, और फिर धीरे 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 करके स्टेबल हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन। और इस ऑक्सीलेशन को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डैम्पर, ठीक है। तो डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग इस ऑक्सीलेशन को हटाने का प्रोसेस है, डैम्प आउट करता है इस ऑक्सीलेशन को। तो मीटर में हम एनालॉग मीटर में हम किस किस तरह का डैम्पिंग यूज़ करते हैं, पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। देन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। थर्ड है एडी करंट डैम्पिंग, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग किस में यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं एमआई और ईएमएमसी मीटर में। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, या किसी भी वॉल माउंटेड में। थर्ड है एडी करंट डैम्पिंग, ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं पीएमएमसी मीटर में, या इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, कौन सा डैम्पिंग किस तरह के मीटर में यूज़ होता है, ये बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग ये हम लोग यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर में, या फ्लक्स मीटर में, ओके। अगर हमको इन चारों को इफ़ेक्टिवनेस के टर्म में हमको अरेंज करना पड़े, इन टर्म्स ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, देन एडी करंट डैम्पिंग विल बी फर्स्ट, देन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, देन एयर फ्रिक्शन। सो इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग अगर हमको अरेंज करना पड़े तो सबसे पहले हम एडी करंट को हम सिलेक्ट करते हैं, देन फ्लूइड फ्रिक्शन, देन एयर फ्रिक्शन, ओके। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एडी करंट है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रायोरिटी देखें, देन एडी करंट प्रायोरिटी इज मोर देन एयर फ्रिक्शन, देन फ्लूइड friction. So this is all the basic idea regarding analog instrument. Next we will see PMMC and MI meter.